योगी जी का मठ है, अगर वो उनको कह रहा है कि भाई ये शंकराचार्य हैं, तो शंकराचार्य जी एक सबूत दे रहे हैं कि भाई आपने तो मैं माना था तब। लेकिन मुझे लगता है कि ये सबूत भी शंकराचार्य जी को पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको समझ लेना चाहिए कि उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। केशव प्रसाद मौर्य डांटे जा रहे हैं, फटकारे जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य कह रहे हैं, जिनके पक्ष में केशव प्रसाद मौर्य लगातार बात कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य उन्हें भगवान बता रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो उन्हें कालनेमी बताते हैं। ऐसे में मामला फंस गया है। कहां पर फंसा है और कहां जा पहुंचने की तैयारी की जा रही है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी। सर, आज तो 26 जनवरी है और कहा यह जा रहा है कि डिप्टी सीएम को डांट पड़ रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद के जिस तरह से वो करीब आ रहे हैं या फिर बयानबाजी कर रहे हैं, उनको कोई रोक रहा है। अब ये रोकने वाला कौन है सर? देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हमारे ये हर्षोल्लास और गौरव का दिन है, इसलिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद जो आपने सवाल पूछा है कि कौन रोक रहा है और शंकराचार्य जी आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं, वो जग जाहिर है। जिस प्रकार से योगी जी ने या उनके प्रशासन ने उनको नोटिस दिया है, उनको रोका है, ऐसे में बिल्कुल उलट तस्वीर पेश करना केशव मौर्य जी की और केशव मौर्य का ये बयान देना कि वो तो भगवान से शंकराचार्य हैं और उनको ये करना चाहिए, अति उत्साह में उन्होंने वो दिया था। अब लग रहा आज जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया से बात करी है, कल शाम को भी करी थी, जिस प्रकार से उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है, मेरे जैसा व्यक्ति उसका विश्लेषण उस प्रकार से करता है कि कहीं न कहीं पीछे से उनको डांट फटकार हुई है कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया है। तो जाहिर सी बात है कि वो तो फिर योगी जी की तरफ से ही होगा, दिल्ली की तरफ से तो उनको उत्साहित किया गया था बोलने के लिए। तो मामला बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है उत्तर प्रदेश में। आज हम लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार मैं आपसे बात भी करता रहा हूं कि ये लड़ाई शंकराचार्य की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सियासी लड़ाई है और इसमें मोहरा बने हुए हैं शंकराचार्य जी। अब ये लड़ाई का पटापेक्ष क्या होगा, ये लड़ाई में क्या संतुलन असंतुलन होगा, ये आपको देखना होगा। लगातार चर्चाएं चल रही हैं मीडिया में, आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल होने वाला है। वो किस प्रकार का फेरबदल होगा, क्या मुख्यमंत्री ही बदल जाएंगे या नीचे कुछ लोग बदले जाएंगे या कुछ बड़ी अल्टा पलटी होगी, ये देखने वाली बातें हैं। ये बहुत जल्द कुछ न कुछ होने वाला है। लेकिन इसी बीच जो फांस फंसी हुई है शंकराचार्य की, इतनी आसानी से निकलती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इसी में आपने देखा कि शंकराचार्य जी को भी इस चीज का आभास हो गया है कि केशव प्रसाद मौर्य को रोका जा रहा है। वो तो आना भी चाहते थे, उनसे जवाब इलाहाबाद गए हैं और वह शंकराचार्य जी भी इलाहाबाद में धरने पे बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि डिप्टी सीएम इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं तो उनको वहां जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। ये खाली मीडिया में नूरा कुश्ती चल रही है, मीडिया में कैमरे के सामने आप भाषणबाजी कर दे रहे हैं, तो ये क्या जताता है? ये जताता है कि आप कहना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, संदेश कुछ और देना चाहते हैं। आज पूरे देश का जो संत समाज है वो दो टुकड़ों में विभक्त हो गया है और कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है सनातन धर्म में और वो फर्जी बाबा की तरह बने घूम रहे हैं, वो भी ज्ञान दे रहे हैं। शंकराचार्य जी अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो समय समय पे वाजिब बातें बोलते रहते हैं जो एक संत समाज के मुखिया को बोलना चाहिए। वो शंकराचार्य हैं और बहुत ही वरिष्ठ जो है सनातन के एक झंडा बरदार हैं और वो इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे कम से कम निजी तौर पे उनसे कोई इस प्रकार का गिला शिकवा है, कोई इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं है कि वो एक तरफा बात कर रहे हैं। वो कोई भी सियासी दल हो जो हिंदू धर्म सनातन धर्म के विपरीत कुछ काम करता है तो वो बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, बोलना भी चाहिए मुझे लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मौसम का मिजाज देख के, राजनीतिक मिजाज देख के
सरकारों के लाभ को देख के बोलने का काम करते हैं, वो जग जाहिर है, वो सबको पता है कौन क्या करते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी का सम्मान करते हुए मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से विचार करना चाहिए। आज 8वां दिन है और एक शंकराचार्य धरना दे रहा है और सरकार हठधर्मिता कर रही है, योगी जी हठधर्मिता कर रहे हैं। अब योगी जी क्यों कर रहे हैं, मैं तो आपको बार बार कहता हूं कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हालांकि सियासी तौर पर वो माने ना माने, उनको नुकसान जरूर हो रहा है और उन परिस्थितियों में नुकसान हो रहा है कि जबकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और उसमें संतों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। भले ही वो वोट डालने में सीधे सीधे कोई चीज को प्रभावित ना करते हो, लेकिन परसेप्शन बनाने में संतों का, कथावाचकों का बड़ा योगदान रहता है। अब ये कह दें कि कथावाचकों के कहने से ही लोग वोट देते हैं, उस समय इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि कई लोग बड़ा बड़ा परसेप्शन बनाते हैं, लेकिन जब वोट डलता है तो वोट लोग अपने हिसाब से डालते हैं। लेकिन मुंह एक इशारा इनकी तरफ से होता है और जनता उनको फॉलो भी करती है। और इसीलिए हम मानते हैं कि राम रहीम को जो बार बार बेल मिलती है, कहीं ना कहीं सियासी जो है अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनको दिया जाता है, ताकि उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, वो हमारे सत्ताधारी दल को वोट दे सके। तो ये चीजें इस तरह की चलती रहती हैं। इसको भी दिमाग में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, क्या वो इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, या कुछ और रणनीति है, या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई नया सियासी चक्र चलाना चाहती है, कोई नया सियासी समीकरण बनाना चाहती है, कोई नया सियासी हिसाब किताब देख रही है कि वहां पे कुछ होना है, क्या सोच के कर रहे हैं, अभी हमारी समझ से परे है। लेकिन अगर आप दिल्ली से मेरी बात करेंगे कि दिल्ली में चर्चा इस प्रकार की चल रही है कि दिल्ली किसी भी कीमत पे योगी को हटाना चाहती है। अब वो क्या हटा पाएगी, नहीं हटा पाएगी, उसके बाद योगी जी क्या करेंगे, वो सारी चीज का गुणा भाग अभी चल रहा है। मैंने आपको कल भी कहा था कि ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो जब वो बैठ जाएगा तभी पता चलेगा, उससे पहले कुछ भी कहना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है जी। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य के पास दिल्ली की भी शक्ति है, उनका भी आशीर्वाद है, अभी मुक्तेश्वरानंद का भी आशीर्वाद वो प्राप्त कर चुके हैं। जो कि संगठन से आते हैं तो संगठन की ताकत भी उनके पास में है। योगी आदित्यनाथ को लाल आंख दिखा देते हैं वो 24 के बाद में कि संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता है। फिर प्रयागराज जाकर वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि अब मुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर लें। योगी जी का इतना खौफ उनके मन में कैसे है भाई? नहीं, देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि केशव मौर्य इस प्रकार के मुखर होकर किसी मुद्दे पे बोले हैं। वो बीच बीच में बोलते रहे। आपको याद होगा जब पिछले साल इस तरह की चर्चाएं उत्तर प्रदेश में चली थी और इस तरह का माहौल बना था, तब भी एक प्रोग्राम में मुखर होके केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सत्ता से बड़ा संगठन होता है। और उसका क्या रिएक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, केशव मौर्य जी के साथ क्या हुआ, पाठक जी के साथ क्या हुआ, कानपुर की घटना का क्या हुआ जहाँ पे डीएम और जो वो चिकित्सा अधिकारी थे उनकी लड़ाई का क्या पटापेक्ष हुआ। वो सारी लड़ाइयाँ जो इंटरनल भारतीय जनता पार्टी के अंदर और मंत्रियों के और मुख्यमंत्रियों के बीच चल रही हैं, वो आपके सामने है। लेकिन बात यह है कि योगी इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो दूसरा खेमा है, वो फूक फूक के कदम रख रहा है। देखिए, अगर हम योगी जी की बात करते हैं, पहला एक भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्ववादी चेहरा ऐसा है जिसका उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में भी असर है। दूसरा ये है कि वो संत समाज से आते हैं। हिंदू धर्म के कट्टर नेता भारतीय जनता पार्टी की जिसको तलाश रहती है, वो भारतीय जनता पार्टी में दूसरी पंक्ति के नेता बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और संघ क्या उनसे मुकाबला इस तरह का कर सकता है कि उनको इग्नोर कर दे? इस तरह की हिम्मत क्या संघ में और भारतीय जनता पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं ये बड़ा रिस्क ना हो जाए और कहीं बड़ा मामला ना बन जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये चुपचाप बैठ जाए अगर इनको हटाया जाए, क्योंकि कई लोग ऐसे हुए, हालांकि ये दो धारी तलवार होती है। ये कई बार आपने देखा होगा कि इस तरह की चीजें होती हैं, चाहे वो हम कर्नाटक का मामला लें, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला लें कि कल्याण सिंह का एक बार तूती बजती थी उत्तर प्रदेश में और एक समय ये आ गया था कि कल्याण सिंह को पार्टी छोड़नी पड़ी। पार्टी छोड़ के वो बहुत बड़ा कुछ कर नहीं पाए,
क्योंकि संगठन ही बड़ा होता है। ये बात तो केशव मौर्य जी की दम है कि सरकार से बड़ा, नेता से बड़ा, सत्ता से बड़ा संगठन होता है। तो वहां संगठन की जीत हुई। तो ये भी एक लगता है कि क्या योगी जी अभी इतनी ऊंचाई हासिल कर चुके हैं कि अगर सत्ता उनसे जाती है, भारतीय जनता पार्टी उनसे किनारा करती है, तो क्या वो अपने बलबूते पे कुछ बड़ा काम कर पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान वो उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। तो इतना बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में झेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या तैयार है? क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और उसके तुरंत बाद 2029 में लोकसभा के चुनाव हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश हाथ से भारतीय जनता पार्टी के लिए निकलता है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार चाहे दिल्ली की हो और चाहे लखनऊ की हो, दोनों सरकारें जा सकती हैं। ये इतना बड़ा जो है मामला भी बन सकता है। अब इस पर क्या रणनीतिकार भारतीय जनता पार्टी के विचार कर रहे हैं, क्या बदलाव कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, ये तो अभी हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है जल्दी एक तस्वीर साफ होगी। जी। अच्छा केपी सर, बीते रोज जो है एक 44 सेकंड का वीडियो भी निकलकर सामने आया है, जिसे गोरखनाथ मंदिर की तरफ से ही 2 अप्रैल 2024 को ट्वीट किया गया था। उसमें बाकायदा शंकराचार्य को, अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य बताया गया था। उसको रीट्वीट किया गया अविमुक्तेश्वरानंद के जो ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, उनकी तरफ से। तो एक बहुत जोरदार तमाचा नहीं था प्रशासन के मुंह पर या फिर उन लोगों के मुंह पर जो शंकराचार्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं? योगी जी का मठ मान रहा है शंकराचार्य है वो, और अब आप कह रहे हैं मौनी अमावस्या के दिन बवाल के बाद कि वो शंकराचार्य नहीं रहे। तो ये तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो गई है। इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी या फिर योगी जी आ जाएंगे, उन्होंने खुद नहीं सोचा होगा। देखिए हिमांशु जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि शंकराचार्य को कौन शंकराचार्य मानना है और क्यों नहीं मानना है। शंकराचार्य जी को सब शंकराचार्य मान रहे हैं। मुझे तो ये भी पता है कि जिस अधिकारी ने नोटिस दिया है वो भी उनको शंकराचार्य मान रहा है, और उसने पहले भी माना था कुंभ में भी, और वो 4 दिन पहले भी मान रहा था। लेकिन उसने नोटिस जारी कर दिया है। आपके मानने में, आपके मन में रखने में, आपके सोचने में और नोटिस देने में फर्क है। आज योगी जी का जो मठ है, अगर वो उनको कह रहा है कि भाई ये शंकराचार्य हैं, तो शंकराचार्य जी एक सबूत दे रहे हैं कि भाई आपने तो हमें माना था, तब तो हमें आप मान रहे थे। अब ऐसा क्या हो गया कि आप मेरे शंकराचार्य होने पे सवाल उठा रहे हैं? उन्होंने तो जवाब दिया है और अपनी डिफेंस में एक चीज प्रस्तुत की है, एक सबूत पेश किया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सबूत भी शंकराचार्य जी को पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको समझ लेना चाहिए कि उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है और उनके बहाने और उनको मोहरा बना के ये सियासी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी इंटरनली लड़ रही है। शंकराचार्य जी को उसमें बहुत ज्यादा डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। और मुझे ये लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे टाइम बिता रही है, मुझे ये लगता है कि ये शंकराचार्य जी को भी थकाना चाहते हैं, जैसे इन्होंने दिल्ली में किसानों को थकाया था, जैसे इन्होंने उत्तराखंड की जनता को थकाया है। थक हार के लोग बैठ जाते, जैसे दिल्ली की जनता को पॉल्यूशन पे थका दिया है, कुछ नहीं हो रहा है। आप कब तक सवाल पूछेंगे, कब तक बैठेंगे? बैठे रहिए आप, हम कुछ नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए, क्या उत्तराखंड के सीएम को हटाया, जबकि वहां की जनता कह रही है कि तत्काल सीएम को हटाइए, और ये जो है वीआईपी के प्रभाव में है, ये कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, ये जांच नहीं कर रहे हैं, इनको हटाइए। तमाम जनता ने सड़कों पर उतर के कह दिया, इन्होंने काम सुनेंगे ही नहीं। तो क्या वही रणनीति उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य जी के खिलाफ चल रही है कि शंकराचार्य जी बैठे रहे और मौनी अमावस्या का जो है मेला खत्म हो जाएगा और आप वहां अकेले बैठे रहिए गंगा के तट पे? तो कब तक आप बैठेंगे? किसान बैठे रहे थे ना 1.5 साल तक, तो बैठे रहे। तो ये हालत तो नहीं कर दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक अलग रणनीति है कि किसी की बात का कोई जवाब नहीं देना। कोई सवाल, जो सवाल पूछे उसके पीछे पड़ जाओ, और जो नहीं, जो धरना प्रदर्शन कर रहा है, जो कोई विरोध कर रहा है, उसको करने दो। कब तक करेगा, कहां तक करेगा, क्या कर लेगा? शंकराचार्य जी क्या कर लेंगे? इससे ज्यादा और क्या होगा बताइए? शंकराचार्य जी का मैसेज आज पूरे भारत में घूम रहा है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो संत समाज की हितैषी पार्टी अपने आप को कहती थी, जो कहती थी कि हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, सनातन धर्म के ठेकेदार हैं,
क्या ये वही सियासी दल है? लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार है उनको कोई चिंता नहीं है। क्या आपने देखा है किसी नेशनल चैनल पे इस विषय पे बहस हो रही हो, डिस्कशन हो रहा हो और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो, अपने तथ्य रख रहे हो? आपने देखा है किसी चैनल पे, किसी अखबार में किसी बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता का कोई बयान छपा है? कि इस पे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं अमित शाह जी और मोदी जी? इस पर क्यों चुप्पी साधे हैं लखनऊ से चुनाव लड़ने वाले राजनाथ सिंह जी? क्यों चुप्पी साधे हुए इस पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनको किसका डर है? तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी सियासी रणनीति चल रही है। मैं तो फिर वही कहता हूं कि इसमें तो बड़ी सियासी रणनीति उत्तर प्रदेश और लखनऊ के बीच में चल रही है और उसका कहीं ना कहीं माध्यम बन गए हैं शंकराचार्य जी, और वो बहुत दिन तक माध्यम नहीं रहेंगे, किनारे हटेंगे। अब उसके क्या सियासी नफे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होंगे वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अच्छा, ये शंकराचार्य का जो पूरा विवाद था उसमें कहा गया कि योगी आदित्यनाथ जी साइडलाइन हो सकते हैं, लेकिन विकल्प के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य का नाम सामने आया। हमने भी काफी चर्चाएं की, लेकिन आपने बीते रोज एक जिक्र किया ब्रजेश पाठक का। अब ब्रजेश पाठक के ऑप्शन हो सकते हैं क्या? आपने जब कहा तो क्या मतलब उसके पीछे रणनीति हो सकती है, बताइए जरा। देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस स्तर का नेता और इतनी कम उम्र का नेता आएगा? भारतीय जनता पार्टी का जो महत्वपूर्ण राज्य है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, क्या उसमें इस तरह के पहली बार के विधायक मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या आपने ये सोचा था? क्या वो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है उसको थोड़ी चलाना है, वो तो पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनेगा। अगर ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री बनते हैं तो ब्रजेश पाठक को थोड़ी राज्य चलाना है, राज्य तो दिल्ली चलाएगी और जो दिल्ली से आदेश आएगा उसको ब्रजेश पाठक जी लागू करेंगे। इससे ज्यादा ब्रजेश पाठक को करना क्या है? लेकिन ब्रजेश पाठक का अगर आप निजी तौर पे आकलन करते हैं तो ब्रजेश पाठक मुझे लगता है केशव मौर्य से भी कहीं आगे चलने वाले राजनीतिक व्यक्ति हैं। बिल्कुल ग्राउंड से आए हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनके ताल्लुकात सबसे बैलेंस बनाने वाले नेता के हैं। सॉफ्ट नेता है, सबसे मिलते हैं, सबकी बात सुनते हैं, जितना काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। उनका अच्छा प्रभाव है उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। जहां ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी में योगी जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी मैं कहूंगा, उसके खिलाफ अगर बैठ के ब्राह्मण समाज के विधायक कर रहे हैं तो कम से कम उसको भी एक मैसेज जाता है ब्रजेश पाठक को बनाने से। तो ब्रजेश पाठक के मुख्यमंत्री बनने पर मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन जब ब्राह्मण विधायक बैठक करते हैं, पंकज चौधरी उसकी खिलाफत करते हैं, तब तो कोई ऐसा बयान नहीं देते हैं। मतलब ब्राह्मणों को लेकर कोई ऐसा काम कर रहे हो ब्रजेश पाठक जिससे उनकी ताजपोशी हो जाए, मतलब बयानबाजी में तो नहीं नजर आता। देखिए हिमांशु जी क्या होता है कि अगर मैं दिल्ली के नजरिए से देखता हूँ, यहाँ पे जाट आरक्षण हो, किसान आंदोलन हो, बहुत सारी चीजें जब दिल्ली में होती थी तो जाटों के नाम पे कई लोगों को मंत्री, कई लोगों को उपराष्ट्रपति तक बना दिया गया था। क्या वो जाटों का प्रतिनिधित्व करते थे? क्या उन्होंने उन पदों पर बैठ के कोई बहुत बड़ा काम किसानों के प्रति या जाट समाज के प्रति किया? ऐसा कुछ नहीं होता है। वो खाली उस जाति से जोड़ के एक मैसेज देने के लिए कर देता, भाई हमने तो कर दिया आपका आदमी का। अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब लोग ये भी तो नहीं कह सकते ना कि ब्राह्मण समाज से बिलोंग नहीं करते पाठक जी, या ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। अरे भाई, ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तभी तो उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। नहीं तो वो उनको नहीं बनाते तो वो क्या कर लेते, या कोई छोटा मंत्री बना देते, या मंत्री भी नहीं बनाते, वो खाली विधायक रहते। तो कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसीलिए उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है ताकि ब्राह्मणों को एक मैसेज दिया जा सके। केशव मौर्य को इसलिए डिप्टी सीएम बनाया गया है कि वो अपने समाज को और जो पिछड़ा समाज है उसको एक मैसेज दे सके कि भाई केशव मौर्य जी की भी हैसियत है, इसीलिए उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है चुनाव हारने के बावजूद। तो ये एक मैसेज देना होता है। अब वो मैसेज उस बिरादरी में, उस जाति में कितना जा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन आपने उसको खाना पूर्ति कर दी है। तो ये तो उसी प्रकार से हो गया कि अगर आपको आरक्षण मिला हुआ है
और आप उसके पात्र हैं, उस जाति से बिलोंग करते हैं, तो आपको मिलेगा। अब उसका क्या मैसेज जनता में जा रहा है नहीं जा रहा, उसको कोई नहीं देखता है। जी। तो आने वाले समय में हम ये मानकर चले कि कोई भी नया व्यक्ति, ये जो ठाकुरवाद का एक जो ठप्पा लग गया है सरकार में, इसकी काट के लिए चाहे मौर्य जी हो या पाठक जी को बैठाया जाना तय है? नहीं, देखिए हिमांशु, इसमें फिर भी मैं ये कहता हूँ कि वो पाठक जी बैठेंगे, केशव मौर्य बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, योगी जी को हटा पाएंगे, ये सभी अभी सवाल हैं, इनके कोई जवाब नहीं आए अभी। और सभी अभी सब जो है इस तरह की चीजें हैं कि क्या होगा, होगा की बातें हो रही है। मैंने आपको पहले ही कहा कि क्या ये योगी को हटा पाएंगे, और योगी हट के चुपचाप बैठेंगे? दो चीजें हैं ना। एक वर्ड बिल्कुल सटीक बैठता है कि दिल्ली ने चक्रव्यूह रच दिया है और चक्रव्यूह में योगी जी आ गए हैं। अब योगी जी उस चक्रव्यूह को तोड़ देंगे तो वो नायक बन के उभरेंगे, और अगर योगी जी चक्रव्यूह में फंस गए तो उनकी राजनीतिक हत्या हो जाएगी और वो बाहर हो जाएंगे। हत्याएं हुई है ना, कल्याण सिंह की हत्या हो गई थी, जो उनकी खास कुसुम राय थी वो भी उनके साथ नहीं गई अंतिम समय में। तो अंतिम समय में आपके साथ कौन व्यक्ति रहेंगे, कौन आपके लोग रहेंगे, तो वो भी देखना होगा ना। तो योगी जी किस रास्ते जाते हैं, योगी जी का क्या हश्र होता है, क्या वो बड़े नायक बन के निकलते हैं या खत्म हो जाते हैं, ये भी तो देखना होगा ना। उसके उसके बाद नंबर आता है केशव मौर्य का और ब्रजेश पाठक का। पहले तो योगी जी का क्या होगा ये सोचने वाली बात है। जी। अच्छा, शंकराचार्य को थकाने की कोशिश हो रही है, हम देख रहे हैं लगातार मामले को खींचा जा रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं हो रही है। हम भी कई बार चर्चा में इस बात को रख चुके हैं कि ये मामला बहुत ही आसानी से निपटाया जा सकता था। हम देख रहे हैं काशी में एक बार फिर से उबाल आ रहा है। काशी में अभी समाजवादी पार्टी के जो एक डेलीगेशन था वो गया, उसकी झड़प हुई पुलिस के साथ में, धरने पर बैठ गए वहां पर लोग, कह रहे हैं कि हमको मणिकर्णिका घाट दिखाओ। तो प्रयागराज से फिर से क्या शिफ्ट हो रहा है काशी मामला? देखिए, अगर हिमांशु जी आप देखें, कई लोगों का मानना ये है, खासतौर पर विपक्ष के कई नेताओं का कहना ये है, हमारी निजी तौर पर भी कई नेताओं से बात हुई है, कि जो बनारस का मामला है, जो वाराणसी का मणिकर्णिका घाट का मामला है, इसके अलावा भी वहां पे बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। उनको डाइवर्ट करने के लिए, उनको छुपाने के लिए, बहस को बदलने के लिए, और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए शंकराचार्य जी के मुद्दे को हाईलाइट किया गया है। तो ये भी हो सकता है कि सारा मीडिया, सारी चर्चाएं, हम आपकी चर्चा कर रहे हैं आधे घंटे से, हम सिर्फ शंकराचार्य और उत्तर प्रदेश की सरकार पे कर रहे हैं और हम बनारस को भूल गए हैं। तो क्या बनारस को भूलना चाहिए? क्या बनारस में ऐसी चीजें नहीं है जो एकदम से बहुत बड़ा हवा हो गया था? एकाएक आपने क्या किया कि 8 लोगों पे एफआईआर कर दी, लोगों को डरा दिया। तो कई लोग डर गए, जो लोग बोलना चाह रहे थे, जो लोग बता रहे थे, जो बाहर निकल के आए थे। आपको याद होगा कई ऐसे लोग आए थे जिन्होंने कहा था कि मैंने वीडियो बनाई है, मैंने चीजें देखी है, या तो मेरे वीडियो को एआई सिद्ध करो और या मुझे फांसी दो। इस लेवल पे लोग निकल के आ गए थे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कहीं ना कहीं घबरा गए, और फिर ये मुद्दा शंकराचार्य जी का हाईलाइट हो गया और मुद्दा डाइवर्ट हो गया। तो उन लोगों को ये लगता है, विपक्ष को ये लगता है कि शंकराचार्य जी का मुद्दा उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा मणिकर्णिका घाट का और बनारस का है, क्योंकि बनारस में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, उनकी आशंकाएं हैं कि वो खुलेंगी। दूसरा क्या है कि वो सीधा सीधा सवाल प्रधानमंत्री पर उठेगा, सीधा सीधा प्रधानमंत्री जो है जांच के घेरे में आएंगे, प्रधानमंत्री आरोप प्रत्यारोप के घेरे में आएंगे। तो वो एक बड़ा इशू बन सकता है, बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसलिए विपक्ष जो है वो केंद्र में वाराणसी को रखना चाहता है, ना कि शंकराचार्य जी को, क्योंकि शंकराचार्य जी का मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि उसको इस तरह की बहस की जाए और इतना लंबा चलाया जाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस पर बहुत ज्यादा एक्शन नहीं ले रही है, और इसीलिए शंकराचार्य के मुद्दे को हाईलाइट करके उसको धीरे धीरे बढ़ा रही है, और उसमें निकलेगा कुछ नहीं। अब कल को ये होगा, अगर ये माना जाएगा कि भाई किसी ने माफी मांग ली, खत्म। अब कल को केशव मौर्य ही जाके माफी मांग लेंगे शंकराचार्य से, और शंकराचार्य जी उठ के चल देंगे, धरना खत्म, तो बात खत्म हो गई। तो फिर वाराणसी कहाँ चला गया? तो विपक्ष वाराणसी के मुद्दे को सुलगाए रखना चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी वाराणसी के मुद्दे को खत्म करना चाहती है। ये भी एक रणनीति हो सकती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। जी बिल्कुल। जब तक शंकराचार्य का मुद्दा खत्म होगा तब तक जो है
काशी में जो गड़बड़ियां हैं, जहां पर सवाल उठ सकते हैं, उन सब चीजों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। जाहिर तौर पर ये एक रणनीति हो सकती है। केपी मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे जो दर्शक जुड़े हैं वो किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कि क्या प्रयागराज से मामला चलकर फिर से काशी आ पहुंचा है, जिस तरह से अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको डांटने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह की उनके बयानबाजी रही है पिछले कुछ वक्त में। और अपने आप में बड़ा सवाल ब्रजेश पाठक को लेकर भी खड़ा होता है, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय से वो आते हैं, डिप्टी सीएम है, लेकिन इतने मुखर तौर पर बोल नहीं रहे। केशव प्रसाद मौर्य की जगह उनको आगे आकर ज्यादा मुखर होना चाहिए था। और जिस तरीके से वो डिप्टी सीएम है, फिर तो सरकार से और जो धार्मिक तौर पर जो विवाद चल रहा है उसमें एक सामंजस्य बनाने की उनकी कवायद होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। खैर, आने वाले वक्त में पता चलेगा क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कमेंट करके अपनी राय जरूर हमको बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।